हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। परसों के वीडियो में हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो यार्डस्टिक है कंपनी के ऑपरेशनल एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने का, उसकी चर्चा किया था। कल के वीडियो में आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी पे चर्चा हुई थी और डिटेल में चर्चा हुई थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए फंडामेंटल एनालिसिस के एक बड़े इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मैट्रिक है अर्निंग पर शेयर, ईपीएस शॉर्ट में इसे कहते हैं। उस पे ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये वीडियो का मकसद क्लासरूम जैसा है। इसमें किसी तरह का आकर्षण नहीं, जैसा क्लासरूम में टीचिंग में होता है। बिल्कुल इंटेंस स्टडी का सब्जेक्ट है। जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो इकोनॉमिक्स के हैं और स्टॉक मार्केट के जजमेंट्स में काम आते हैं, उस पर कुछ हद तक एक्सपर्टीज नहीं यदि आपका होता है, तो फिर फंडामेंटल एनालिसिस खुद से नहीं कर पाएंगे। और जब खुद से नहीं कर पाएंगे तो स्टॉक पे उस तरह का आपका भरोसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें आपका रिसर्च नहीं है, आपका स्टडी नहीं है, इसलिए आपका कन्विक्शन भी नहीं होगा उस तरह के स्टॉक में। प्राइस, अर्निंग प्राइस शेयर, ये भी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को जज करता है, मेजर करता है, जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी करता है। केवल प्रोसेस अलग है और थोड़ा पर्सपेक्टिव अलग है। अर्निंग पर शेयर, जैसा कि नाम से ही समझा जा सकता है कि इसका कैलकुलेशन क्या हो सकता है। सिंपल है, और नेट अर्निंग या नेट प्रॉफिट कह लीजिए या पैट कह लीजिए, उससे डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर को, नंबर ऑफ पेड अप शेयर्स को। उसके बाद जो भी नतीजा मिलता है वो रिजल्ट ही है अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पे कंपनी कितनी कमाई कर रही है। अर्निंग पर शेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मैट्रिक्स है और कंपनी के अर्निंग्स के प्रोस्पेक्ट को फॉरवर्ड अर्निंग्स के रूप या फॉरवर्ड ईपीएस के रूप में, या फिर पास्ट ईपीएस भी कैलकुलेट करने का सिस्टम है। तो फॉरवर्ड ईपीएस जो होता है वो फॉरवर्ड गाइडेंस जो कंपनी का नेक्स्ट ईयर के लिए होता है, उसके आधार पे होता है। और जो करेंट अर्निंग है उस पर ईपीएस हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ईपीएस के साथ ही इसका एक जुड़वा भाई है या जुड़वा बहन है, वो है प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो का संबंध उस कंपनी के स्टॉक के वैल्यूएशन से है। आज जिस प्राइस पे मार्केट कोट कर रही है उससे है। प्राइस अर्निंग मल्टीपल दिखाता है कि कंपनी रीजनेबली वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। वैसे कोई खास फॉर्मूलेशन नहीं है कि कहाँ पे कंपनी ओवर वैल्यूड हो जाता है और कहाँ पे अंडर वैल्यूड हो जाता है। ये एक पर्सपेक्टिव की बात है और इसमें कोई फिक्स थंब रूल नहीं है। जो ग्रोथ कंपनीज हैं उसमें प्राइस अर्निंग मल्टीपल
बहुत ज़्यादा हो जाता है अर्निंग के रिलेशन में। और जो ट्रेडिशनल कंपनीज हैं वो 10 और 15 पे कोट करती हैं, जबकि ग्रोथ सेक्टर्स की कंपनियां 50, 60, 80, 100 पे कोट करती हैं। बहुत से कंपनियों का चूंकि कंसिस्टेंट जनरेट कर रही हैं, उसका प्राइस अर्निंग ऑलवेज ज़्यादा होता है। और जो एक हाई पेडिग्री और क्वालिटी पेडिग्री की कंपनी है और लो पेडिग्री की कंपनी में प्राइस अर्निंग रेशियो कम होता है। तो प्राइस अर्निंग रेशियो अपने आप में एक पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है, आपके जजमेंट पे डिपेंड करता है कि मार्केट उस कंपनी के अर्निंग के रिलेशन में उस कंपनी को कितना प्राइस देने के लिए तैयार है। प्राइस अर्निंग का एक और काम होता है, ये बेंचमार्क है उसी इंडस्ट्री में दूसरे कंपनियों से कंपैरिजन में काम आता है, या फिर ब्रॉडर इंडिसेस को कैलकुलेट करने में काम आता है कि मार्केट रीजनेबली वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। जैसे निफ्टी का पी रेशियो अभी 19-20 के आसपास है और ऊपर में निफ्टी का पीई 28 और 29 हो जाता है, जो कि सितंबर से पहले था 24 में। और वहाँ पे निफ्टी फिर करेक्शन आना शुरू होता है, फिर बाद में क्रैश हो जाता है क्योंकि बहुत ओवर वैल्यूड हो गई थी। हालांकि यहाँ भी कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि कहाँ पे निफ्टी अंडर वैल्यूड हो जाएगी, कहाँ पे ओवर वैल्यूड हो जाएगी। वो सब मार्केट के सेंटिमेंट पे डिपेंड करता है। मार्केट का सेंटिमेंट ठीक है तो निफ्टी 25-26 पे भी ट्रेड करती है, और जब मार्केट का सेंटिमेंट खराब है तो आज का 19 और 20 भी बहुत लोगों के हिसाब से ओवर वैल्यूड दिखता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सपेक्टिव और सेंटिमेंट इन द मार्केट। अब पीई बहुत सारे कंपनियों का, जैसे नाइका को लीजिए, अब अर्निंग्स उस तरह से हो नहीं रहा है, लेकिन मार्केट को कुछ ना कुछ उस स्टॉक से उम्मीद है। और कभी 150 पीई है, कभी 200 पीई है, इसको क्या कहेंगे आप। लेकिन मार्केट जब इस प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए तैयार है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। और ओवर वैल्यूड कहना तो हमारे हिसाब किताब से ठीक रहेगा। स्विगी को क्यों इतना वैल्यू मिलना चाहिए, या फिर जोमेटो को इतना क्यों वैल्यू मिलना चाहिए, कोई रीजन नहीं है। एक फैंटेसी स्टॉक्स हैं, सब फैंटेसी का एक माहौल है, वो प्राइसेस को ड्राइव कर रही हैं। नहीं तो इस वैल्यूएशन पे ट्रेड करने का कोई लॉजिक नहीं है। बहुत कम कंपनियां हैं, जैसे ट्रेंट, हालांकि उसमें हाल के दिनों में बहुत करेक्शन आया है, लेकिन हर समय वो 100 पी से ऊपर ही ट्रेड करती है। तो प्राइस अर्निंग मल्टीपल कितना होना चाहिए, आइडियल प्राइस अर्निंग मल्टीपल क्या है, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। जैसा कि हम पहले कहे, ये मार्केट के साइकोलॉजी पे, मार्केट के सेंटिमेंट पे डिपेंड करता है। मार्केट उस स्टोरी में क्या ग्रोथ स्टोरी दिख रहा है, उस पे डिपेंड करता है। इससे कनेक्टेड एक और बात कह देते हैं, बुल मार्केट में प्राइस अर्निंग मल्टीपल का, पीई का, जब बुल फेज होता है उसमें वो एक्सपेंड करता है, उस पर वो फैलाव आता है, उसमें अर्निंग्स वही रहता है लेकिन प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं। वो क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि मार्केट ज़्यादा प्राइस अर्निंग देने के लिए उस कंपनी को तैयार है। और जब बियर मार्केट होता है, जब मार्केट प्लेयर्स कॉशस होते हैं, इन्वेस्टर्स कॉशस होते हैं, तो फिर प्राइस अर्निंग मल्टीपल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। आप देख सकते हैं सितंबर से पहले डिफेंस स्टॉक्स या रेलवे स्टॉक्स
किस प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे कोट कर रहे थे। अर्निंग्स में तो कोई उस तरह का चेंज नहीं था, लेकिन मार्केट परसेप्शन में कुछ अलग ही था। तो बियर फेज में संकुचन होता है प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है। और ये बड़ा ही सिनोनिमस है। बुल फेज always comes with expansion in price earning, and a bear phase always comes with a contraction in the price earning. आपको तय करना है कि आपको किस प्राइस अर्निंग में और किस स्टॉक में वैल्यू दिखता है, और उसके आधार पर डिसाइड करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।